नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। मनपा में ठेका पद्धति पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाई गई निविदा प्रक्रिया के बाद नोएडा की इटकॉन्स ई सोल्यूशन नामक एजेंसी को आउटसोर्सिंग के काम का ठेका देना लगभग तय कर लिया गया है। ऐसी विश्वसनीय जानकारी गत रोज ही सामने आई थी, लेकिन अब सूत्रों के जरिए यह पता चल रहा है कि किसी स्थानीय एजेंसी को यह ठेका देने की इच्छा रखने वाले मनपा के सत्ता पक्ष द्वारा प्रशासन की ओर से स्थायी समिति के पास भेजे जाने वाले प्रस्ताव में अड़ंगा डाला जा सकता है और पूरी संभावना है कि आउटसोर्सिंग के काम के ठेके हेतु रीटेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू करते हुए दोबारा टेंडर कॉल किए जाए। इस ठेका प्रक्रिया में किसी स्थानीय एजेंसी को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई थी और जिन 8 एजेंसियों द्वारा इस ठेका प्रक्रिया में हिस्सा लिया गया था उनमें अमरावती शहर की भी 3 एजेंसियों का समावेश था, लेकिन स्थानीय होने की शर्त के अलावा इन 3 एजेंसियों द्वारा अन्य शर्तों व दस्तावेजों की आपूर्ति समुचित ढंग से नहीं की गई थी। ऐसे में इस निविदा प्रक्रिया हेतु गठित समिति द्वारा इन तीनों एजेंसियों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और समिति ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सभी दस्तावेजों अधिकांश शर्तों की पूर्ति करने वाली नोएडा की इटकॉन्स ई सोल्यूशन नामक एजेंसी को यह ठेका देना तय किया। लेकिन अब यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए मनपा प्रशासन द्वारा स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। मनपा सूत्रों का कहना है कि संभवतः स्थायी समिति द्वारा प्रशासन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि आगामी वर्ष में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष चाहता है कि यह ठेका किसी स्थानीय एजेंसी को मिले ताकि सत्ता पक्ष को इसका आगामी चुनाव में फायदा मिल सके। पूरी संभावना है कि सत्ता पक्ष द्वारा मनपा प्रशासन की ओर से आने वाले प्रस्ताव में अड़ंगा डाला जाए और यदि ऐसा होता है तो इस पूरी निविदा प्रक्रिया को खारिज करते हुए नए सिरे से निविदा प्रक्रिया शुरू करनी होगी, जिसके लिए दोबारा टेंडर कॉल किए जाएंगे। ऐसी संभावना फिलहाल स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक दिन के अमरावती जिला दौरे पर आए राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने स्थानीय जिलाधीश कार्यालय परिसर स्थित नियोजन भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत काम करने वाले अमरावती के शासकीय ज्ञान विज्ञान प्रशिक्षण संस्था, सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सरकारी तंत्र निकेतन तथा सरकारी औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालय का कामकाज बेहद प्रभावी व शानदार है। ऐसे में इन चारों महाविद्यालयों को अपग्रेड करने हेतु सरकार की ओर से तमाम आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही 2022 में अपनी स्थापना की शतक पूर्ति करने जा रहे विदर्भ महाविद्यालय को राज्य सरकार की ओर से 10 करोड़ रुपए की विशेष निधि दी जाएगी, जिसके प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। आपलं शासकीय तंत्र निकेतन जे आहे तिथं नव्याने यावर्षीपासून आपण एक कोर्स सुरू करतोय, केमिकल इंजिनिअरिंग। तर केमिकल इंजिनिअरिंग हा कोर्स सुरू करत असताना विद्यार्थ्यांचं काय हा एक प्रश्न डोळ्यासमोर येतो। मागच्या वर्षीपासून आपण विद्यार्थ्यांना संपर्क साधण्याची मोहीम पॉलिटेक्निकच्या प्राध्यापकांकडे करून घेतली होती। त्याच्यामुळे पॉलिटेक्निकमध्ये मागच्या वर्षी 10.59% विद्यार्थी वाढले। आज आढावा घेतल्यानंतर मला असं सांगितलं आहे की या वर्षी किमान 20% विद्यार्थी वाढले। त्याच्यामुळे जे आपल्याकडे शंका होती की पॉलिटेक्निकमध्ये जागा भरल्या जात नाही, इंजिनिअरिंगमध्ये भरल्या जात नाही, तर आपल्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये तर असे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग असा तो देण्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही निर्णय घेतलेला आणि तसे प्रस्ताव हे माझ्याकडे पाठवा म्हणून सांगितले। इस पत्रवार्ता में उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने बताया कि उन्होंने आज सुबह अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत आने वाले चारों शैक्षणिक संस्थाओं का दौरा किया और चारों स्थानों से उन्हें यह फीडबैक मिला है कि संबंधित संचालकों को जिला विकास निधि से हर एक काम के लिए सही समय पर रकम उपलब्ध हो जाती है। ऐसे में अमरावती की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर तथा जिलाधीश शैलेश नवाल बधाई व अभिनंदन के पात्र हैं। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की ओर से प्रदान किए गए 8 वेंटिलेटर का लोकार्पण उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत के हाथों आज सुबह नियोजन भवन में हुआ। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मंत्री उदय सामंत ने कहा कि शहरी क्षेत्र की तरह ही ग्रामीण क्षेत्र में भी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हों, इस हेतु लगने वाली तमाम आवश्यक साधन सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा जिला स्वास्थ्य विभाग हेतु वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही कोविड संक्रमण की तीसरी संभावित लहर को रोकने के लिए स्वास्थ्य महकमे को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने अपने इस दौरे के तहत संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ सहित शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, शासकीय ज्ञान विज्ञान प्रशिक्षण संस्था, औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालय तथा सरकारी तंत्र निकेतन सहित श्री शिवाजी शिक्षा संस्था को सदिच्छा भेंट दी। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी माह में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अमरावती में उच्च शिक्षा एट अमरावती उपक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अनूठे कार्यक्रम में शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी व प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो सकेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय में उच्च पदस्थ शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा स्थानीय घटकों के बीच समन्वय साधते हुए हर एक की समस्या का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा।
गत रोज राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत वर्धा जिले के दौरे पर थे। इस समय सरकारी विश्राम गृह पर कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़भाड़ हो गई थी और शिवसेना कार्यकर्ताओं सहित आम नागरिकों द्वारा मंत्री उदय सामंत को ज्ञापन व निवेदन सौंपे जा रहे थे, जिनमें हिंगनघाट के सीताराम भूते भी मंत्री सामंत को ज्ञापन देने हेतु उपस्थित हुए, जिन्होंने आरोप लगाया कि जब वे निवेदन देने पहुंचे तो शिवसेना के जिला संपर्क प्रमुख पूर्व सांसद अनंत गुड़े ने उनके साथ धक्का मुक्की की। वहीं अनंत गुड़े ने ऐसी कोई भी घटना होने से इनकार किया है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि यद्यपि वर्धा के जिला संपर्क प्रमुख अनंत गुड़े द्वारा मंत्री उदय सामंत के सामने किसी भी तरह की कोई धक्का मुक्की या मारपीट होने की घटना से इनकार किया गया है, वहीं दूसरी ओर इस मारपीट और झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यानी यह तो तय है कि मारपीट और धक्का मुक्की हुई थी। वहीं दूसरी ओर अपने साथ धक्का मुक्की होने का आरोप लगाने वाले सीताराम भूते द्वारा यह दावा भी किया गया कि अनंत गुड़े द्वारा बातचीत के बीच में टोके जाने के बाद उन्होंने अनंत गुड़े के कान के नीचे लगाई थी। ऐसे में यह निश्चित है कि आगे चलकर यह मामला जमकर तूल पकड़ेगा। हिंगणघाटचा आम्ही शिष्टमंडळ गेलो घेऊन एक निवेदन घेऊन गेलो। त्यात काही माझ्यासंग 4-5 लोक होते आणि उदय सामंतांना निवेदन देत असताना सामंत साहेबांना निवेदन देत असताना तिथं अनंतराव घुडे आले आणि की मला टोकलं त्यांनी। थोडं वरच्या भाषेत आणि अवारच्या भाषेत ते बोलले, त्यामुळं भाषाभाषी झाली आणि या भाषाभाषीमध्ये समजा अनंतराव घुडेंना मी 2 कणपाड्या शेकल्या। त्यांना सांगितलं मी एक शिवसैनिक आहो, ज्येष्ठ शिवसैनिक आहो, बाळासाहेबाचा स्वाभिमानी शिवसैनिक आहो, आमच्या रक्तातच बाळासाहेब भिनलेले आहे, त्यामुळं आम्ही अशा पद्धतीने आम्ही कोणाचंही खपवून घेत नाही। आम्ही आमच्या विधानसभेचा प्रश्न मांडत असताना तुम्ही कोण आहे बा, त्यामुळं त्यांना समजायला 2 कणपडात माझ्या हातून बसल्या। करीब 12 वर्ष के अंतराल पश्चात कांग्रेस पार्टी में वापस लौटे पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख का सत्कार व स्वागत करने हेतु स्थानीय राजकमल चौक के पास स्थित चौबलवाड़ा में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अपने सत्कार के जवाब में पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि विगत 12 वर्षों के दौरान क्या हुआ, उन तमाम बातों को भूलकर हम सभी को एक बार फिर नई उमंग के साथ एक नई शुरुआत करनी होगी और अमरावती शहर सहित जिले में कांग्रेस पार्टी को अपना गत वैभव दिलाना होगा, जिसके लिए सभी को गुटबाजी की राजनीति को परे रखते हुए सच्चे कांग्रेसी कार्यकर्ता के तौर पर एक साथ मिलकर काम करना होगा। तभी हम अमरावती महानगर पालिका सहित जिले की सभी स्वायत्त संस्थाओं पर कांग्रेस की सत्ता स्थापित कर सकते हैं। कांग्रेस शहराध्यक्ष व मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, स्थानीय कांग्रेसी विधायक सुलभा खोड़ के पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले तथा कांग्रेस दिव्यांग सेल के प्रदेशाध्यक्ष किशोर बोरकर बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। इस समय डॉक्टर सुनील देशमुख का कांग्रेस पार्टी में भावपूर्ण स्वागत करने के साथ ही उनके 150 से अधिक निष्ठावान समर्थकों को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश दिया गया आणि मग टिकल्यानंतर जगावं लागतं। तर त्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आम्ही सगळे होतो। आज मला माझ्यासारखा त्यांनाही आनंद आणि ज्याची गोष्ट खरी आहे, म्हणजे मला कधी कधी असं वाटतं शंकरजीचं वय 83 वर्ष वय आहे, ज्यांनी आपल्या आयुष्यामधलं सुरुवात काँग्रेसमधून केली। काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी सरचिटणीस पासून प्रदेश काँग्रेसचे महासचिव झाले, अमरावती शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले। त्यांना मनात कुठून कुठं वाटत होते की बाबा आपले शेवटचे वर्ष हे कमीत कमी काँग्रेसमध्ये गेले पाहिजे। म्हणून ते मला नेहमी म्हणायचे की डॉक्टर साहेब आपल्याला जायचं आहे पुन्हा वापस। त्यांच्या मनात होतं की बाबा मला असं वाटायचं की बाबा आपला शेवट हा काँग्रेसमध्येच झाला पाहिजे, दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात नाही। आणि म्हणून सगळी परिस्थिती निर्माण झाली। यशोमतीताईंनी पुढाकार घेतला, लोकांना माहीत नाही यशोमतीताईंनी पुढाकार घेतला। त्यांनी हायकमांडला जाऊन सांगितलं की नाही आम्हाला राजकारणात फार कमी असतो, तुम्हाला माहीत तुम्ही आता सगळे राजकारणी एकाच वार्डामध्ये 2 माणसं जाऊन घेऊ शकते का? पहिले त्याला ताईंनी तिथं जाऊन पुढाकारला दिल्लीलाच आहे। म्हणजे मी जेव्हा काँग्रेसचा भाजपचा आमदार होतो एक दिवस माझ्या कानात म्हणजे जरा जाऊन भेटा ना वेणुगोपालला की माझी आठवण करून जाईल। आज शनिवार 10 जुलाई को अमरावती शहर में वीकेंड लॉकडाउन के तहत जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व बाजार पेट पूरी तरह से बंद रहे। हालांकि इसके बावजूद शहर में रोजाना की तरह ही जबरदस्त भीड़भाड़ दिखाई दी, जबकि भीड़भाड़ को टालने एवं कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ही वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भीड़भाड़ शहर की सड़कों से कम होने का नाम नहीं ले रही।
अकोला स्थित विभागीय स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय को राज्य के स्वास्थ्य महकमे की ओर से शनिवार 10 जुलाई को 87,240 कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई, जिसमें कोविशील्ड के 65,000 तथा कोवैक्सीन के 22,240 डोज का समावेश है। शनिवार की सुबह वैक्सीन का स्टॉक प्राप्त होते ही इसका जिला निहाय वितरण किया गया, जिसके तहत अमरावती जिले को कोविशील्ड के 15,500 तथा कोवैक्सीन के 4,800 ऐसे कुल 20,300 डोज प्रदान किए गए। वहीं अकोला जिले को कोविशील्ड के 9,000 व कोवैक्सीन के 2,400, बुल्ढाना जिले को कोविशील्ड के 17,800 व कोवैक्सीन के 6,040, वाशिम जिले को कोविशील्ड के 7,000 व कोवैक्सीन के 5,800 तथा यवतमाल जिले को कोविशील्ड के 15,700 व कोवैक्सीन के 3,200 डोज का स्टॉक उपलब्ध कराया गया। विगत कुछ दिनों से वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की वजह से अमरावती जिले से समूचे संभाग में टीकाकरण की रफ्तार कुछ हद तक सुस्त हुई थी, लेकिन अब वैक्सीन का नया स्टॉक मिल जाने की वजह से टीकाकरण संबंधी काम एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। जिले में विगत 16 जनवरी से जारी कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 7,02,725 कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। इसके तहत 5,28,713 नागरिकों ने प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है और इनमें से 1,74,012 लाभार्थियों द्वारा दूसरा डोज भी लगवा लिया गया है। वहीं संभाग के 5 जिलों में अब तक 27,81,744 प्रतिबंधात्मक डोज लगाए जा चुके हैं, जिसके तहत 21,40,635 लोगों ने पहला तथा 6,41,109 लोगों ने पहले डोज के साथ ही दूसरा डोज लगवाया है। जिले में शनिवार 10 जुलाई को 33 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 24 घंटे के दौरान जिले में एक भी कोविड संक्रमित की मौत नहीं हुई है। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,286 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में कोरोना मृतकों का आंकड़ा अब 1,557 पर स्थिर है। वहीं शनिवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 35 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 94,427 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं और इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 302 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 85 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 217 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 82 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 67 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 153 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 3,064 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 1.08% लोगों की ही टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 98.07% पर पहुंच गया है। वहीं शनिवार को संभाग में 77 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 8, यवतमाल के 3, बुल्ढाना के 22 तथा वाशिम के 11 नागरिकों का समावेश है। साथ ही शनिवार को संभाग में 73 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हुए हैं, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 4, बुल्ढाना के 20 तथा वाशिम के 13 नागरिकों का समावेश है। संभाग में अब तक 3,56,023 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,49,698 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं रहने के चलते अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत किसी भी टीकाकरण केंद्र पर शनिवार 10 जुलाई को टीकाकरण संबंधी कार्य नहीं हुआ और मनपा क्षेत्र के सभी टीकाकरण केंद्र बंद रहे। वहीं रविवार 11 जुलाई को भी मनपा क्षेत्र में टीकाकरण संबंधी काम बंद रहेगा, ऐसी जानकारी मनपा स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। साथ ही कहा गया है कि वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध होते ही टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके बारे में मनपा स्वास्थ्य विभाग की ओर से सूचना जारी की जाएगी। 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को न्यूमोकोकल निमोनिया नामक जानलेवा बीमारी से बचाने हेतु उन्हें सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क तौर पर न्यूमोकोकल प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगाए जाने का काम परसों सोमवार 12 जुलाई से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए मनपा सहित जिला स्वास्थ्य महकमे के डॉक्टरों व कर्मचारियों को विगत मंगलवार व बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार डॉक्टर ठोसर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। निमोनिया से बचाने हेतु 1.5 माह की आयु वाले बच्चों को इस वैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। पश्चात 3.5 माह की आयु में दूसरा व 9 माह की आयु में तीसरा डोज दिया जाएगा। जिले में इस वैक्सीन के लिए 41,669 बच्चे पात्र लाभार्थी हैं, जिन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे पहले इस वैक्सीन का डोज केवल निजी अस्पतालों में ही उपलब्ध होता था और प्रत्येक डोज के लिए 4-4 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब 12,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकारी अस्पतालों में न्यूमोकोकल वैक्सीन का डोज बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता पद पर डॉक्टर FC रघुवंशी की नियम बाह्य नियुक्ति के मामले में उच्च शिक्षा विभाग के सहसंचालक को अपनी वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसे लेकर सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अब तत्कालीन कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर सहित नियम बाह्य तरीके से अधिष्ठाता नियुक्त किए गए डॉक्टर FC रघुवंशी के खिलाफ उच्च स्तरीय जाँच कराए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। जिले में कोविड संक्रमण के साथ साथ सारी संक्रमण ने भी काफी तेजी से पांव पसार रखे थे। ऐसे में इन मरीजों के इलाज हेतु जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुपर कोविड अस्पताल में ही 20 बेड का सारी वार्ड तैयार किया गया था, जहां पर अब तक कई सारी संक्रमितों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। इस समय सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि इस 20 बेड के वार्ड में इस समय केवल एक ही सारी संक्रमित मरीज भर्ती है। हालांकि इसके बावजूद यहाँ पर सारी संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम तैनात रखी गई है और इस वार्ड को सभी सुविधाओं से सुसज्जित रखा गया है।
कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दौरान छोटे बच्चों के बड़े पैमाने पर संक्रमण की चपेट में आने का अंदेशा जताया गया है। इस बात के मद्देनजर कोविड अस्पताल में 20 बेड का स्वतंत्र वार्ड बच्चों के लिए तैयार किया गया है। ऐसे में यदि छोटे बच्चे कोविड संक्रमण की चपेट में आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। साथ ही इस वार्ड में 10 डॉक्टर, परिचारिका व स्वास्थ्य सेवकों का पथक भी तैनात किया गया है। माताओं का स्वास्थ्य तथा मातृत्व के दौरान महिलाओं की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, यह अधोरेखित करने के लिए प्रतिवर्ष 10 जुलाई को मातृ सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद आज के इस आधुनिक दौर में भी जीवन प्रदान करने वाली जन्मदात्री का स्वास्थ्य और जीवन खतरे में रहने की बात बार बार सामने आती है। चिकित्सा जगत में हुई कई तरह की प्रगति के बावजूद आज के अत्याधुनिक दौर में भी प्रसूति के दौरान महिलाओं की जान खतरे में पड़ने की अनेकों घटनाएं घटित होती हैं। ऐसे में प्रसूति पूर्व काल के दौरान बरती जाने वाली सतर्कता तथा आहार व व्यायाम को लेकर महिलाओं को जागरूक करने और इस हेतु कार्यान्वित रहने वाली सरकारी योजनाओं का प्रसार करने का काम स्वास्थ्य महकमे द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम घटक तक यह योजना है और इन योजनाओं के लाभ नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में आज भी माता मृत्यु का प्रमाण काफी अधिक है। विगत 1.25 वर्ष से कोविड संक्रमण के चलते सभी स्कूल व कॉलेज बंद हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन शिक्षा पर पूरा जोर दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा करते समय सरकार द्वारा इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा कि जिले की विशेषकर ग्रामीण इलाकों की कई शालाओं में इंटरनेट व बिजली की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा कैसे दी जा सकती है। इस बारे में जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि अमरावती जिले की कुल 2885 शालाओं में से 2229 शालाओं में इंटरनेट की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें से 2669 शालाओं में बिजली कनेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। अकेले मेलघाट क्षेत्र में ही 83 शालाएं ऐसी हैं जहां पर बिजली और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में शालाओं के शिक्षक केवल अपने मोबाइल के जरिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जिले के कई ग्रामीण इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी की भी अच्छी खासी दिक्कत है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा केवल कागजों पर ही चल रही है और दिखावे की वस्तु बनी हुई है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। शहर के प्रभाग क्रमांक 4 में आने वाले गुलिस्तान नगर में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग प्रभाग के पार्षद अब्दुल वसीम अब्दुल मजीद द्वारा पुलिस आयुक्त को सौंपे गए निवेदन में की गई है। निवेदन में कहा गया है कि शहर के गुलिस्तान नगर परिसर में कई अवैध व्यवसाय फल फूल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः यहाँ पर पुलिस चौकी स्थापित की जाए। जिला बैंक के चुनाव की पृष्ठभूमि पर मतदाता सूची कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसमें से गुरुवार तक करीब 1242 संस्थाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनकी पड़ताल विभागीय निबंधक कार्यालय द्वारा शुरू की गई है और 20 जुलाई को नई मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जिले में इन दिनों कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी हद तक कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी सावधानी बरती जा रही है। शनिवार को नांदगांव पेट टोल नाके के पास स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैकड़ों वाहन धारकों की रैपिड एंटीजन टेस्ट की गई। हालांकि इसमें एक भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव नहीं निकला। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत अपराध शाखा के एसीपी सहित ट्रैफिक एवं प्रशासन विभाग का एसीपी पद रिक्त है। ऐसे में शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आतिश सिंह ने ट्रैफिक विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी प्रवीण काले को सौंपी है। वहीं प्रशासन विभाग का प्रभारी कार्यभार वेलफेयर के राजेश टाले को सौंपा गया है। अकोला जिले के मुर्दियापुर तहसील में रहने वाले अरुण ठाकरे किसी काम के सिलसिले में शुक्रवार की दोपहर अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में आए थे। इस दौरान बस में सफर करने के दौरान उनकी बैग से किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोने के आभूषण व 800 रुपए की नगद राशि पर हाथ साफ कर दिया। अरुण ठाकरे की शिकायत पर अंजनगांव सुरजी पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज करते हुए अपनी जाँच शुरू की है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकर नगर के निकट एकनाथपुरम जैसे संभ्रांत इलाके में अज्ञात दोपहिया सवार ने 65 वर्षीय विमला देवी अग्रवाल नामक वृद्धा के गले से 30 ग्राम का मंगलसूत्र झपट लिया। मामले की शिकायत पता चलते ही राजापेट पुलिस थाने द्वारा इसकी जांच शुरू की गई है। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले धनवंतरी नगर परिसर में रहने वाली एक 29 वर्षीय मतिमंद युवती का उसी के पड़ोस में रहने वाली महिला के यहां आने वाले सतीश हंसराज भेले नामक युवक द्वारा दुराचार किया गया। इस बात का पता चलते ही मतिमंद लड़की की बहन ने तुरंत ही राजापेट पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके पश्चात नांदगांव खंडेश्वर तहसील के येरट गाँव में रहने वाले सतीश भेले के खिलाफ दुराचार संबंधी अपराध दर्ज किया गया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत पिंपलखुटा गांव निवासी महिला सरपंच छाया आडे के पति समेत 2 लोगों पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस वारदात में महिला सरपंच के पति प्रवीण आडे सहित विलास जयसिंह राव आडे भी घायल हुए हैं। दोनों हमलावर फरार बताए गए हैं। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। दोबारा बुआई की नौबत आने के बाद बारिश के अभाव में फसल खराब हो जाने और आर्थिक संकट के चलते जहर पीकर आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले शेषराव भगवान मंजुलकर और उनकी पत्नी जनाबाई इस वृद्ध दंपति की अंततः मौत हो गई, जिसके बाद दोनों ही पति पत्नी के पार्थिव शरीर पर कल शुक्रवार को कारखेड़े की स्मशान भूमि में बेहद शोकाकुल वातावरण में एक ही चिता पर अग्नि संस्कार किया गया।
यवतमाल जिले के पाटन बोरी से कुछ ही दूरी पर पीवरडोल निवासी एक युवक शुक्रवार की रात के दौरान गांव के पास ही शौच के लिए गया था। इस समय बाघ द्वारा उस पर हमला करते हुए उसे जान से मारने की आशंका गांव वासियों द्वारा व्यक्त की जा रही है। अविनाश लेनगुरे नामक 18 वर्षीय युवक की अब तक लाश नहीं मिली है। साथ ही पता चला है कि घटनास्थल पर एक बाघ झाड़ी में छिपकर बैठा हुआ है, जिसे गाँव वासियों द्वारा भगाने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग का दल भी घटनास्थल पर पहुंच चुका है। अकोला जिले के बालापुर शहर में शनिवार को तड़के घर की दीवार ढहने से मलबे के नीचे दब जाने की वजह से शेख रसूल शेख वजीर के 9 वर्षीय बेटे शेख कामरान शेख रसूल की मौत हो गई। घर ढह जाने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़ा है और उन्होंने मलबे के नीचे दबी शेख रसूल व उनकी पत्नी शबाना परवीन और बेटे शेख रुमान, शेख फरहान, शेख इरफान और शेख कामरान को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक शेख कामरान की मौत हो चुकी थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।